पाक फौज का डायरेक्ट ताल्लुक अवाम से भी है सर। क्या पाक फौज की नज़र है जो महंगाई है मुल्क में? बातचीत तो इकॉनमी पे क्या करनी है फौज ने, फौज तो अपना ऑब्वियसली हम अपना डिफेंस बजट के मुताबिक उस रिमेनिंग विद इन दैट करते हैं, बट अवाम, पाक फौज भी अवाम से ही है और पाक फौज का एक सिपाही, एक अफसर भी उसी दुकान से जाके चीज़ खरीदता है जहाँ से बाकी अवाम खरीदती है, तो बिल्कुल एहसास है इस चीज़ का। जी नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी कि सवाल क्या था और डीजी साहब ने उसका जवाब क्या दिया। महंगाई यकीनन तशवीश का बायस है और ब्रेक पे जाने से पहले भी इसका तस्करा कर रहे थे किस तरीके से जो अवाम मुश्किलात का शिकार है और फ़ौज पाकिस्तान भी अवाम का हिस्सा है और एक आम सिपाही पर भी इस महंगाई का उतना ही असर पड़ता है। और डीजी साहब ने जो कहा कि जहाँ जहाँ हमारी मावनत की ज़रूरत है हुकूमत को, हम अपनी मावनत की पेशकश भी करते हैं और मशवरा भी देते हैं। जी और ये साहब, महंगाई आपने कहा सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन इस माशी सूरत हाल से निमटने के लिए जो इक़दामात चाहिए हैं, एक इत्तेफाक राय चाहिए होता है, तमाम जमातों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक साथ बिठाना एक सबसे बड़ा काम है। उस तरफ को सीरियसनेस, को संजीदगी नजर नहीं आ रही, इसकी रूट कॉज क्या है? देखिए, पहली बात तो यह है कि महंगाई खालिस्तान इमरान खान साहब की मुकम्मल नाअहली का सबूत है। महंगाई का कोई ताल्लुक नहीं एक्सटर्नल किसी किस्म की कर्जे के साथ, महंगाई का कोई ताल्लुक नहीं किसी और तरह की, थोड़ा बहुत हो सकता है, इफेक्ट होता है, लेकिन जिस सतह की महंगाई पाकिस्तान में हो गई है, ये मुकम्मल तौर पे इंतजामी नाअहली है। आप मुझे बताएं, क्या आप आलू बाहर से मंगाते हैं? क्या आप टमाटर बाहर से मंगाते हैं? क्या आप शलजम बाहर से मंगाते हैं? क्या आप बकरियां जो है उनका गोश्त बाहर से मंगाते हैं? क्या आप पोल्ट्री बाहर से मंगाते हैं? ये सारी चीजें यहीं बनती हैं, यहीं होती हैं। आप सिर्फ एक कॉस्ट एनालिसिस कर लें एक पोल्ट्री फार्म पे जाके कि एक आदमी को पर किलो गोश्त कितना मिलता है, और वो जो एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा है वो जाके उसके हिसाब से प्राइस ले और प्राइस जाके डिटरमिन करके उसके बाद तय करे कि यहां से ज्यादा नहीं बिकना चाहिए। फॉर्म पे जाए, जो कि जो होता है रिपोर्ट्स लेके, आज जो है सब्जी मंडी में ला के जिम्मेदार ने कितने रुपए का आलू बेचा है, कितने रुपए का सेब बेचा है, कितने रुपए की चीज, और उसके हिसाब से आप दुकानदार को रिटेल प्राइस डेली, दुनिया पूरी में जहां प्राइस कंट्रोल कमेटी होती है वो डेली फ्लक्चुएट करती है प्राइसेस। देखिए मेरी बात सुनो उस्मान साहब, डॉलर डेली फ्लक्चुएट करता है ना, आप रोज बदलते हैं उनके प्राइसेस, यूरो के रोज बदलते हैं, आप दिरहम के रोज बदलते हैं, प्राइसेस भी ऐसे ही। आज डेली मार्केट हुई, उसके बाद आपने डिटरमिन कर दिया, और ये इतना बड़ी जो फौज है, जफर मौज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की रखी हुई है, कई 100 पटवारी होते हैं, उसके बाद कानूनगो होते हैं, तहसीलदार होते हैं, उसके साथ पुलिस की फोर्स होती है, SHOs होते हैं, ये क्या क्या चीजें इन्होंने रखी हुई हैं, ये क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। आप एक सुबह सवेरे सवेरे एक ब्यूरोक्रेट जो है शानदार किस्म के एयर कंडीशन दफ्तर में आके बैठता है और बैठ के आपको देखता है 4 फुट की है, उसके बाद जनाब CM साहब की मीटिंग में जा रहा हूं जी, फलानी जगह जा रहा हूं, जाके वापस आ जाता है। उसकी बला को लोग कितने का खरीदते हैं, कितने का नहीं खरीदते, गोश्त कितना का मिलता है, कितने का नहीं मिलता है। हमारे जमाने में कभी एयर कंडीशन दफ्तर होते ही नहीं थे, आप सोच सकते हैं कभी कभी इस तरह की बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये सारी चीजें इन्होंने अपने इर्द गिर्द महल खड़े कर लिए हुए, और ये प्राइस कंट्रोल कमेटी के तौर पर काम ही नहीं कर रहे। अच्छा, फिर इमरान खान साहब को होता यह है कि इमरजेंसी इख्तियारात दिए जाते हैं। ये होम डिपार्टमेंट जो है ये बकायदा समरी ट्रायल के इख्तियारात देते हैं, जैसे इलेक्शन में दिया जाता है, इसको कहते हैं समरी ट्रायल फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट। वो वहां जाता है, वो देखता है, उसी तरह जुर्माना करता है और वापस आ जाता है, जो उससे किसी को सजा देता है वापस आ जाता है। हमारे यहाँ होता क्या है कि समरी ट्रायल के बजाय, मैजिस्ट्रेट इख्तियार देने के बजाय हम उसको गिरफ्तार करके ले जाते हैं, अगले दिन जाके वो सिविल कोर्ट से जाके बेल ले लेता है, 4 लोग जाके बेल फॉर रेस्ट ले देते हैं। इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए हैं, ना वो किसी की सुनते हैं, ना कोई उनको सुना सकता है, वो अपने आप को अकले कुल समझते हैं। उनको 4 लोग जाके बैठते हैं, कहते हैं जी बैरूनी मसला है, उसकी वजह से हो गई है, दुनिया भर में महंगाई। ओ भाई, दुनिया भर में महंगाई तो तुम्हारी महंगाई के साथ क्या ताल्लुक है? पर पहली बात है कि क्या खाद, अब तो खाद तक हम बाहर से नहीं मंगवाते, पेस्टिसाइड्स तक अब उस तरह की चीजें बाहर से नहीं मंगवाते। देखिए, जहां तक पेट्रोल के महंगे होने का ताल्लुक है या टैक्सेस का ताल्लुक है, वो बाकी रिटेल के अंदर आपको पता चलता है, सबको पता चलता है। लेकिन जब सेब ही 56 रुपए का आ जाएगा पाव, तो उसके ऊपर 17% लगेगा ना। लेकिन सेब तो अगर होगा वहां पर खेत अपने बाग के अंदर, वो अगर 15 रुपए का होगा और यहाँ 56 रुपए का हो जाएगा, तो बीच के 30-35 रुपए कौन खा रहा है? इसके सारे के सारे लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। इमरान खान साहब की अपनी MNAs MPs इन्वॉल्व हैं और अपोजिशन भी इन्वॉल्व है। मैं आपको एक बात बताऊं, 80% जो शुगर की मिलें हैं ये अपोजिशन की हैं। अब अगर शुगर क्राइसिस आया था, ये अपोजिशन इकट्ठी होती, अपने मिलों वालों को कहती कल हम 80 रुपए की बजाय 40 रुपए पे बेचेंगे,
गवर्नमेंट की मिलें पीछे खड़ जाती, लेकिन कौन बेचे? लेकिन सारे माफियाज की इसी से तो हुक्मरानी खबर है। नजर आ रही है कि हर चीज, खाद का मसला आता है तो खाद का बहरान पैदा हो जाता है, चीनी की डिमांड आती है उसकी बहरान पैदा हो जाता है। सीरियसनेस की बात है। लेकिन एक और अहम बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो थी कलअदम तहरीक तालिबान के साथ बातचीत, और उसका स्टेटस उन्होंने बताया कि जी अब सीज फायर खत्म हो चुका है और उनके खिलाफ भरपूर अंदाज में कार्रवाई जारी है। गुफ्तगू उन्होंने क्या की वो पहले सुन लेते हैं, उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। Question to you is regarding the Pakistani Taliban status. They already announced that there is no peace talks with Pakistan government and the military anymore. So what is the status now? Is it ongoing? The ceasefire is on or it's ended? You know that the ceasefire, it finished on the 9th of December. And as far as our talks with the TTP were concerned, they are on a hold and the operations are continuing. It was a confidence building measure taken to actually go into talks with these violent non-state actors on the request of the current Afghan government, who wanted, because after 15th of August, this was a requirement given by the government of Pakistan to the new interim Afghan government that TTP should not be using Afghan soil against Pakistan. So it was in that context that they gave this option, that they would bring them to the table and make them accept what Pakistan wants. जी, गुफ्तगू सुनी डीजी साहब की, जिस तरीके से उन्होंने टीटीपी के हवाले से कहा। और ये सब, ये तो खुला पैगाम है। पहले जो इतलात आ रही थी कि जी सीज फायर हो गया और कुछ ग्रुपों के साथ बातचीत भी जारी है, अचानक हुआ क्या है? ये जो बातचीत क्यों नतीजा के साबित नहीं हो सकी? आखिर के अफगान तालिबान ने इसमें सहूलतकारी का पूरी अपनी मावनत की भी पेशकश की थी और उन्हीं के तावन से ये हो रहे थे। एक तरफ हम देखते हैं कि ये वाला मामला खराब होता हुआ नजर आया, दूसरी तरफ जो बाढ़ वाला मामला है उसके हवाले से भी कोई कशीदगी पैदा हुई है। ये मामला है क्या, चल क्या रहा है, क्यों नहीं कामयाब हुई ये बातचीत? देखिए, पहली बात तो जहां तक टीटीपी का तल्लक है, अफगानिस्तान के लोग कहते थे कि देखिए मसला सारा ये है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन अभी लूज है। तो ये लोग, वहां बात है, वहां साइडों पे आपने देखा नहीं बात कि जिस किस्म का बॉर्डर है। मैंने कम से कम 350 किलोमीटर एक और तकरीबन 60-70 किलोमीटर एक इलाके के ऊपर मैंने डिप्टी कमिश्नर रहा हूं। ये बॉर्डर ह्यूमनली पॉसिबल है नहीं है कि इसके ऊपर कोई बाढ़ लगाई जा सके। इसके अंदर से लोग जाते हैं आते हैं, मतलब जो इलाका जो है वो अपना उससे निकलता है, पट गोनकों से लेके और शोर वक्त आता है, रेत के टीले हैं और टीले इतने बड़े बड़े होते हैं कि एक जगह से मूव करके दूसरी तरफ जाते हैं तो पूरी की पूरी बाढ़ उसके अंदर छुप जाती है। किसी का बाप वहां बाढ़ नहीं लगा सकता। एक तरफ लोगों का कुआं होता है और दूसरे तरफ लोग जो है आके पानी पीते हैं। लगाई भी नहीं है उन्होंने उस तरह की बाढ़ वहां पर, लगाई भी नहीं। अब वहां से टीटीपी के लोग वहां जाके अपना लेते हैं। तालिबान का कंट्रोल अगर तो खैर लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एस्टैब्लिश हो रहा है। वो कह रहे थे कि हम आपकी कर देते हैं अपना फैसिलिटेशन। इसमें हो ये रहा है कि पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहती थी। मेरी जहां तक इत्तलात का ताल्लुक है कि बुनियादी तौर पर इंटरनेशनल कुछ फोर्सेज हैं जो कि, और हमेशा हमने अमन वसीले खराब किया है। इंटरनेशनल के फोर्सेस के कहने के ऊपर हमने नेक मोहम्मद के ऊपर उन्होंने ड्रोन फेंका, हमने अपना मुल्क तबाह किया, अपने अमन तबाह किया। इंटरनेशनल फोर्सेस में अमेरिका ने डामाडोला पे हमला किया, हमने तस्लीम किया, हमने किया, अमेरिका ने किया, हमने अपना अमन तबाह किया। अभी उनकी डिमांड्स थी कि इतने लोगों को आप रिहा कर दें, जो उनके पता नहीं कितने हजार थे उनको रिहा कर दें। अब देखिए, अफगानिस्तान जहां तक बलूचिस्तान का तल्लुक है, मैं वहां रहा हूं। ज़िया-उल-हक ने आते ही हजारों कैदी छोड़े थे और बाकायदा उनको असले के साथ छोड़ा, कहा था कि तुम लोग वापस चले जाओ। उसके बाद आप उस्मान साहब सोचें, मैं वहां पर 24 साल रहा हूं। 9/11 के आने तक 2001 तक 20 साल ऐसा था कि लोग अमन से रहते थे। ये किस्सा खाने बाजार में लोग 1 बजे रात तक बैठ के खाने खाया करते थे। वहां कोयटा का फ्लोरा का सेंटर जो था वहां पर लोग बैठा करते थे और गप लगाया करते थे। इसी जिस दिन पहला रूसी गया है 1988 की फरवरी के अंदर, उसके बाद तो मैं आप सोच नहीं सकते कि 400 किलोमीटर बगैर गन मैन के कोई बंदा नहीं होता था। तफ्तान वाली रोड जो थी उस पर सफर करता था और सोच नहीं सकते थे। मसला सारा यह है कि कोई चीज पीछे जरूर है कि जो इस सुलह को मुमकिन नहीं बनाने दे रही, और वो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की अपनी शायद है, पाकिस्तान पे शायद इंटरनेशनल प्रेशर है। यही इंटरनेशनल प्रेशर है जो पाकिस्तान को तालिबान को तस्लीम नहीं होने दे रहा। यही इंटरनेशनल प्रेशर है जो चाह रहा है कि ये सीजर रहे। देखिए, मैं एक बात बताऊं, तालिबान ने
अफगानिस्तान के तालिबान ने एक बहुत बड़ी जंग जीती है और पूरी आलमी ताकतों को शिकस्त देके जीती है। अब वो ये काम तो कर नहीं सकते क्योंकि उनको पता है कि हम मिलिटरली शिकस्त नहीं दे सकते। अब वो सीजर के तहत शिकस्त दे सकते हैं, सीज करना। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के ज़माने में भी टैक्टिक्स अपनाए गए थे, आपको शेब अबी तालिब में रखा गया था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला वहां भी नुसरत दी थी, अपनी नुसरत दी थी। चाहिए इस वक्त ये कि मैक्सिमम कोशिश करें कि किसी न किसी तरह पर उन लोगों को अपनी मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करें। देखिए जिस वक्त मैं उससे बात कर रहा था टीएलपी के साथ, तो यही बातें करते थे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फलां कर देंगे। जिस वक्त नेगोशिएशन करके बगैर खून बहा कराए सब कुछ किए, 21 तारीख को मैंने रात को बता दिया था कि ये 2 मुतालबात हैं, लेकिन फिर आपने 20-25 लोग मरवा के फिर उसके बाद उन्हीं मुतालबात को तस्लीम किया। तो ये आपने क्या किया, आपने क्या कमाया, आपने क्या निकाला? अब मसला सारा ये है कि टीटीपी ने के जराइम अपनी जगह के सब जगह। मैं आपको बताऊं उस्मान साहब, एक पादरी था डेस्मंड टुटू, जिसको अभी नोबेल अवार्ड मिला है। डेस्मंड टुटू की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उसने कहा था कि हम यहाँ पर साउथ अफ्रीका के अंदर ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन जो है उसका बनाएंगे। सब लोग अपने गुनाह मांगते जाओ, लिखते जाओ और उसके बाद स्ट्रेट साफ ये रिकॉर्ड में रह जाए कि हमने ये गुनाह किए हुए हैं। उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। पिछले जख्म अगर कुरे देंगे तो बहुत जख्म है। बिल्कुल। और ये सब सकते कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं, बिल्कुल ये कर दिया वो, बिल्कुल आगे बढ़ने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है, लेकिन हमें भी आगे बढ़ना है। ये ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद आएंगे और कश्मीर की सूरत का जिक्र करेंगे। आज कश्मीरी अवाम यौम हक़ खुद इरादियत मना रहे हैं, ये है क्या, और कश्मीरी अवाम के जो मसाइल और मुश्किलात हैं वो इतने साल गुजरने के बावजूद आज कश्मीरी खड़े कहाँ हैं, उसका जिक्र करेंगे ब्रेक के बाद।